एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जिस लड़के ने माइदोंग को हॉस्पिटल में रोका होता है वो उससे बात करता है, जहां वो उससे सीधे ये कहता है कि वो अपने एक बॉडी पार्ट को क्रीमेट करवाना चाहता है। फिर वो अपनी पूरी कहानी माइदोंग को सुनाता है कि उसे बोन कैंसर हो चुका है और शायद वो अपने दोनों पैर इन्फेक्शन की वजह से खोने वाला है, पर इस चीज़ से वो डर नहीं रहा है क्योंकि अगर सब कुछ सही रहा तो वो डिसेबल होकर भी जी लेगा, और अगर सब कुछ ठीक नहीं रहा तो वो हॉस्पिटल से ही कूद कर अपनी जान दे देगा क्योंकि वो एक डिसेबल होकर नहीं जीना चाहता। जब माइदोंग उसे समझाता है और उसके एटीट्यूड से ये भी नोटिस कर पाता है कि वो लड़का अपनी कंडीशन को लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं था। वो हर चीज़ में पैसों की बात कर रहा था। वो कह रहा था कि उसकी डिसेबिलिटी वैसे भी उसकी लाइफ में कोई भी इम्पैक्ट नहीं डालेगी, पर माइदोंग उसे ज़्वांगजी का एग्जाम्पल देकर समझाता है कि उस लड़के को अपनी कंडीशन को लेकर सीरियस होना होगा और अपनी मेंटल स्टेट को ठीक करना होगा, क्योंकि शुरू के दिनों में उसे अपनी डिसेबिलिटी हर्ट होने वाली थी। जहाँ वो उसे ये भी बोलता है कि उसकी सुसाइड करने से भी किसी का भला नहीं होगा और वो दूसरों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, जिसकी वजह से उसे अपनी लाइफ को सीरियसली लेकर और एक अच्छी लाइफ जीकर अपनी ज़िंदा रहने के चांस को वर्थ इट बनाना चाहिए, क्योंकि सही वक्त आने के बाद वैसे भी वो बाकी लोगों की तरह मरने वाला है और भले ही वो कितना अमीर हो पर डेथ सबके लिए सेम होती है, उसे भी बाकी लोगों की तरह अपनी डेथ मिलेगी। जो सुनकर अब वो लड़का माइदोंग से थोड़ा सा कन्विंस हो जाता है। यहाँ से अब हम ज़्वांगजी को देखते हैं जो कि अपनी स्पीच प्रैक्टिस कर रही होती है क्योंकि वो वापस से शंघाई जाने वाली थी, और उसे प्रैक्टिस करता हुआ देखकर उसकी मॉम उसे पूछती है कि क्या उसने माइदोंग को इस बार में बताया है कि वो वापस जाने वाली है। तो ज़्वांगजी मॉम को बताती है कि वो अपनी एक्स बॉस वांग के साथ एक स्टार्टअप शुरू करने वाली है और उन्हें ज़्वांगजी और वांग का आइडिया पसंद आ गया है, इसलिए वो शंघाई वापस जाना चाहती है। तो मॉम उसे बोलती है कि तुम्हें इस बार में माइदोंग से बात करनी चाहिए, जिस बार में वो सोचने लग जाती है कि वो माइदोंग को अभी सब कैसे बताएगी। फिर वो ग्रैंडमा चेन से मिलने के लिए जाती है और सबसे पहले उन्हें इस बार में बताती है कि वो शंघाई जाने वाली है। तो ग्रैंडमा उसे समझाने लग जाती है कि अगर वो शंघाई जाना चाहती है तो वो जा सकती है, पर ज़्वांगजी को ये भी सोचना चाहिए कि अगर उसे अपनी लाइफ में अच्छा इंसान मिल गया है जैसे कि माइदोंग तो उसे शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि ग्रैंडमा का यही मानना था कि वो लोग जब यंग होते हैं तो वो लोगों की वैल्यू करना भूल जाते हैं, पर फिर वही लोग ओल्ड एज में आते हैं तो धीरे धीरे सब कुछ खोने लगते हैं और उनको वही पुराने रिलेशनशिप और अपने फ्रेंडशिप याद आते हैं, जैसे कि अब ग्रैंडमा चेन को याद आ रहे थे क्योंकि वो अकेली थी। जिस पर ज़्वांगजी ग्रैंडमा से कहती है कि वो ना किसी को भी भूल सकती है, पर उसे यकीन है कि ग्रैंडमा उसे हमेशा सपोर्ट करेगी और ज़्वांगजी भी उन्हें कभी नहीं भूलेगी। दूसरी तरफ हम माइदोंग को देखते हैं। वो अपने काम से बिल्कुल फ्री हो चुका था तो वो अपार्टमेंट जाके रेस्ट करने के लिए सो जाता है, जिस वजह से वो ज़्वांगजी का मैसेज भी नहीं देख पाता। असल में ज़्वांगजी उससे बात करना चाहती थी कि वो शंघाई जा रही है, लेकिन वो उससे बात ही नहीं कर पाती। जिसके बाद हम देखते हैं कि ज़्वांगजी जब अपने घर पर जाती है तो वहाँ पर शिव उसकी मॉम के साथ बैठा हुआ था। असल में वो उसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हेल्प मांगने के लिए आया था, जहाँ वो उसे अपनी पॉकेट से एक बॉक्स निकाल कर दिखाता है, जिस बॉक्स के अंदर वांग के नाम की रिंग थी, यानी कि वो उसे प्रपोज करने वाला था। पर एक बार के लिए ज़्वांगजी उस रिंग को देखकर थोड़ा सा डर जाती है। तभी शिव से बताता है कि वो वांग को शादी के लिए प्रपोज करने के लिए बिल्कुल तैयार है, पर उसे कुछ बातों का डर है, जैसे कि वांग और ज़्वांगजी दोनों ही बहुत ही मॉडर्न थॉट्स रखने वाली लड़की हैं और इंडिपेंडेंट रहने वाली भी, तो क्या वो शादी करने में इंटरेस्टेड भी है या फिर नहीं। जिस पर ज़्वांगजी शिव को समझाती है कि उसे बेफिक्र होकर वांग को प्रपोज कर देना चाहिए, क्योंकि वो बचपन से ही अपनी शादी इमेजिन करते हुए आ रही थी। और रही बात मॉडर्न होने की, तो ऐसा नहीं है कि वो लोग शादी में इंटरेस्टेड नहीं हैं, बल्कि वो भी शादी करना चाहते हैं और फ्यूचर में सेटल होना चाहते हैं। वो सिर्फ एक अच्छे इंसान और एक परफेक्ट टाइम का वेट कर रहे हैं ताकि वो एक गुड डिसीजन ले सके। जो सुनकर शिव में वांग को प्रपोज करने का मोटिवेशन आ जाता है और वो यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ज़्वांगजी माइदोंग को मिलने के लिए मैसेज करती है। वो उसे बताती है कि वो उसे मिस कर रही है, जहाँ माइदोंग उसका मैसेज देख लेता है और दोनों बाहर मिलने का डिसाइड करते हैं, जिससे कि ज़्वांगजी रेडी होकर घर से निकल जाती है। रास्ते में वो बचपन का एक गेम देखकर रुक जाती है और उसे खेलने लग जाती है। तभी माइदोंग वहाँ पर साइकिल पर आ जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था, तो ज़्वांगजी उसे देखती रह जाती है और उसे अपने हाई स्कूल के दिन याद आ जाते हैं कि कैसे माइदोंग इस तरीके से साइकिल पर आया करता था। माइदोंग अब उसके पास आता है और दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं, क्योंकि वो बहुत टाइम बाद एक दूसरे से फ्री होकर मिले थे। ज़्वांगजी उसके लिए यहाँ पर आई ड्रॉप भी लेकर आई थी और अपने हाथों से उसकी आंखों में दवाई डालती है। फिर वो उसे वापस से हक कर लेती है, क्योंकि वो उसकी बहुत ही ज़्यादा केयर करती थी। फिर माइदोंग उसे साइकिल पर ही घुमाने के लिए लेकर जाता है और वो दोनों रात को डेट पर जाने का और उसके अपार्टमेंट पर मिलने का डिसाइड करते हैं। फिर ज़्वांगजी अपने घर चली जाती है, पर उसके दिमाग में बस यही चल रहा होता है कि आज उसे माइदोंग से ही बात करनी होगी कि
कि वो शंघाई वापस जा रही है और उसे ये भी याद आता है कि असल में उसने भी शू से हेल्प मांगी थी। ये पूछा था कि अगर उसे मौका मिले तो क्या वो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहना चाहेगा। जहाँ शू ने उसे ये बात समझाई थी कि अब वो लोग 30s की एज में आ चुके हैं और अगर उनके पास और कोई रास्ता नहीं है तो वो लॉन्ग डिस्टेंस कर सकते हैं, पर वो सच में ऐसा नहीं करना चाहेगा क्योंकि अब वो भी किसी को अपनी साइड रखना चाहता है जो कि उसके साथ फ्यूचर प्लान कर सके और एक दूसरे का ख्याल रख सके। जो सब याद करके ज़ुआंगजी अब और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है कि वो ये सब माइदोंग से कैसे कहेगी। अब जब वो रेडी हो रही थी तो देखती है कि न्याओ का ध्यान अपनी पढ़ाई पर नहीं था। वो उसे फोकस करने के लिए कहती है, पर नाओ ज़ुआंगजी का ही मजाक उड़ाती है कि वो पहले तो वांग से बस 2 घंटे यही बात कर रही थी और परेशान हो रही थी कि वो माइदोंग से वो सारी चीज़ें कैसे शेयर करे, और अब वो इतने कॉन्फिडेंस से उससे मिलने के लिए जा रही है तो उसे अभी खुद पर फोकस करना चाहिए। जो सुनकर ज़ुआंगजी उसे इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। अब वो माइदोंग के अपार्टमेंट के बाहर खड़ी होकर प्रैक्टिस कर रही होती है कि उसे सब कुछ कैसे बताने वाली है। तभी माइदोंग वहाँ पर आ जाता है और उसे अंदर बुलाता है। अंदर जाते ही दोनों किस करते हैं और एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं, जिसके बाद ज़ुआंगजी उसे शंघाई जाने की बात शेयर करने की कोशिश करती है, पर उससे पहले ही माइदोंग उसे बताता है कि जब वो ग्रैंडमा लिन से हॉस्पिटल में आखिरी बार मिलने गया था तो उन्होंने उसे एक ही बात बोली थी कि माइदोंग को ज़ुआंगजी के साथ रहना चाहिए क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। पर इससे पहले वो उन्हें वापस आकर इस बात का जवाब दे पाता तब तक उनकी डेथ हो गई थी। ये बताकर वो ज़ुआंगजी को यहाँ पर यही समझाने की कोशिश करता है कि अब वो बहुत ज़्यादा वीक हो गया है और वो उसके साथ किसी भी तरीके से सेपरेशन फील नहीं करना चाहता। वो हमेशा उसके साथ रहना चाहता है क्योंकि जिस तरीके से उसने ग्रैंडमा लिन को जाते हुए देखा था वो देखकर उसके लिए ज़ुआंगजी से अलग होना बहुत ही मुश्किल हो गया था। ये सुनकर ज़ुआंगजी उसे कहती है कि वो हमेशा उसकी साइड रहेगी और उसे कहीं पर भी छोड़कर नहीं जाएगी क्योंकि वो हमेशा उसके साथ रहना चाहती है और उसे बहुत प्यार करती है। ये बोलकर दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। अब जब दोनों साथ में सो रहे थे तभी माइदोंग याद करता है कि जब वो हॉस्पिटल में उस लड़की से मिला था तब उस लड़की ने माइदोंग से पूछा था कि जिस डिसेबल लड़की का एग्जाम्पल माइदोंग उसे दे रहा है क्या वो उसे इतना पसंद करता है। तो माइदोंग ने उसे बोला था कि वो उसे पसंद नहीं करता बल्कि वो उसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है और वो हमेशा उसके बारे में सोचता है। जो सब याद करके वो थोड़ा सा इमोशनल भी हो जाता है और सो जाता है। पर अगले दिन हम देखते हैं कि माइदोंग के फ्लैट में कोई आ चुका था और वो पर्सन ज़ुआंगजी के ज़मीन पर गिरे हुए कपड़ों को सही करता है। तभी माइदोंग की आंख खुलती है और वो नींद में ही ब्रेकफास्ट बनाने के लिए किचन में चला जाता है, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र लिविंग रूम के सोफ़ा पर पड़ती है तो वो अचानक से अपने सामने ग्रैंडमा चैन को देखता है, जिन्हें देखकर वो बहुत ज़्यादा शॉक रह जाता है। अब ग्रैंडमा को यहाँ पर पता चल चुका था कि माइदोंग के बेडरूम में कोई लड़की है, पर उन्हें ये नहीं पता था कि वो लड़की ज़ुआंगजी है, इसीलिए वो उस पर गुस्सा होकर उसे मारने लग जाती है। पूछती है कि आखिर वो किसी और लड़की का एडवांटेज ले रहा है। तभी उन लोगों की आवाज़ सुनकर ज़ुआंगजी बाहर आती है, जो कि ग्रैंडमा को बताती है कि वो माइदोंग के साथ थी तो ग्रैंडमा उसे मारना बंद कर दे। पर फिर भी ग्रैंडमा माइदोंग पर ही इल्ज़ाम लगा देती है कि वो ज़ुआंगजी का एडवांटेज ले रहा था, जबकि उनका अभी कोई लीगल रिलेशनशिप भी नहीं है और अगर अब उन्हें ये चीज़ कवर करनी है तो उन्हें शादी या फिर एंगेजमेंट तो करनी ही होगी, वरना वो इस तरीके से लिव इन में नहीं रह सकते। ग्रैंडमा ये चीज़ बिल्कुल भी अलाउ नहीं करेगी। जिस पर माइदोंग कहता है कि भला वो दोनों कैसे इतनी सी बात पर शादी या फिर एंगेजमेंट कर सकते हैं। तो ग्रैंडमा बोलती है कि अगर वो ज़ुआंगजी से अब एंगेजमेंट भी करेगा तो उसका एडवांटेज लेकर उसे बाद में छोड़ देगा, इसीलिए वो अभी की अभी पुलिस को कॉल करके उसे अरेस्ट करवा रही है। ये सुनकर ज़ुआंगजी बहुत ज़्यादा डर जाती है। वो माइदोंग से एंगेजमेंट करने के लिए उसी वक्त मान जाती है और हम यहाँ से पास्ट का सीन देखते हैं कि असल में ये सारा प्लान ज़ुआंगजी का ही था, क्योंकि वो जब पिछली बार ग्रैंडमा से मिली थी तो उसने ग्रैंडमा को सब कुछ बता दिया था कि वो माइदोंग को छोड़कर जाने वाली है। वो शायद 2-3 साल वापस भी ना आ पाए, पर वो माइदोंग को हर्ट नहीं करना चाहती थी और उसे यकीन दिलाना चाहती थी कि माइदोंग को बस उसका वेट करना होगा और ज़ुआंगजी अपना बिजनेस सेटअप करके वापस भी आ जाएगी। इसीलिए माइदोंग को ट्रस्ट दिलाने के लिए उसने एंगेजमेंट करने का डिसाइड किया था। जहाँ प्रेजेंट में हम देखते हैं कि ज़ुआंगजी के साथ माइदोंग भी एंगेजमेंट करने के लिए मान जाता है। इसके अगले दिन उन लोगों के क्लोज फैमिली मेम्बर्स आकर उन दोनों की एंगेजमेंट करवा देते हैं, जहाँ पर सभी लोग इन दोनों को साथ में देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश थे। अब गेस्ट के चले जाने के बाद ज़ुआंगजी घर की सफाई कर रही होती है तो वहाँ पर माइदोंग उसे बुलाने के लिए आ जाता है, जो उसे कहता है कि वो ये सब क्यों कर रही है। तो ज़ुआंगजी नोटिस करती है कि माइदोंग ने पहली बार इतनी ड्रिंक कर रखी होती है, जिस बारे में वो माइदोंग से पूछती भी है। तो माइदोंग उसे बताता है कि उसने पहले भी बहुत ज़्यादा ड्रिंक करी हुई थी जब उन दोनों का ब्रेकअप हो गया था,
पर ज़ुआंगजी उसे याद दिलाती है कि उसने कभी उसे ब्रेकअप किया ही नहीं और ना ही वो उसे कभी ब्रेकअप करने वाली है। ये कहकर अब दोनों डांस करने लग जाते हैं और ज़ुआंगजी माइदोंग से कहती है कि उसे शंघाई पसंद है, पर शंघाई से ज़्यादा अब उसे माइदोंग पसंद है और वो उसे कभी भी छोड़कर नहीं जाएगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांग और ज़ुआंगजी उसकी मॉम के साथ बैठकर ड्रिंक कर रहे होते हैं, जहाँ लोग शादी की बातें कर रहे थे कि उनके इंडिपेंडेंट होने की वजह से सभी को लगता है कि वो लोग कोई रिच या फिर सक्सेसफुल लड़का ही ढूंढ रहे हैं, पर असल में तो उन्हें बस एक केयरिंग और अंडरस्टैंडिंग लड़का चाहिए। जो सुनकर मॉम यहाँ पर थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है, क्योंकि बहुत ही जल्दी वो ज़ुआंगजी की शादी माइदोंग से करवाने वाली थी और ज़ुआंगजी उनके घर से दूर जाने वाली थी। उसका सरनेम भी चेंज होने वाला था, पर ज़ुआंगजी अपनी मॉम से बोलती है कि उन्हें तो ये सोचना चाहिए कि उन्हें एक नया बेटा मिल रहा है और ज़ुआंगजी वैसे भी अपना सरनेम कभी चेंज नहीं करने वाली। जिसके बाद वो लोग वापस से ड्रिंक करने लग जाते हैं और ज़ुआंगजी और माइदोंग की एंगेजमेंट को सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि बहुत ही जल्दी वो शंघाई वापस जाने वाली थी। इधर हम देखते हैं कि माइदोंग अपने फ्रेंड्स के साथ बैठा हुआ था, जहाँ पर हेजॉग भी आया था। वो माइदोंग से अपनी नई जॉब के बारे में बात करता है कि उसने उनके टाउन में शुरू होने वाले मेडिकल टूरिज्म में पार्टिसिपेट किया है। वो बहुत खुश है क्योंकि माइदोंग की वजह से वो अपने करियर पर फोकस कर पाया है। ये सुनकर उसे भी काफ़ी खुशी मिलती है और वो हेजॉग से पूछता है कि क्या वो उसे अपने बॉस से मिलवा सकता है, जिसकी वजह से हेजॉग ने मेडिकल टूरिज्म में काम करना शुरू किया है। तो वो भी इस चीज़ के लिए मान जाता है। जिसके बाद हम यान को देखते हैं, जो जब देर रात को पानी पीने के लिए उठता है तो ज़ुआंगजी को जगा हुआ देखकर उससे पूछता है कि वो इतनी परेशान क्यों है। इस पर वो उसे बताती है कि उसे लग रहा था कि वो एंगेजमेंट करके सब कुछ ठीक कर देगी, पर अब उसमें बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है माइदोंग को ये बताने की कि वो शंघाई जाने वाली है, क्योंकि वो खुद भी श्योर नहीं थी कि वो अपने बिजनेस को शंघाई में स्टैब्लिश कर पाएगी या फिर नहीं। जिस पर यान उसे कहता है कि उसे माइदोंग से बात करनी चाहिए और उसे सब कुछ बता देना चाहिए। अब अगले दिन हम देखते हैं कि वांग भी ज़ुआंगजी के घर से शंघाई जाने के लिए रेडी हो जाती है। वो ज़ुआंगजी को यहाँ पर ये भी समझाती है कि उसे टाइम पर आ जाना होगा, वरना वो लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चांस खो देंगे। ये देखकर ज़ुआंगजी थोड़ी हिम्मत करके माइदोंग से बात करने के लिए जाती है। वो उसका फ्यूनरल पार्लर के बाहर वेट करती है, पर जब माइदोंग वहाँ पर फ्री होकर आता है तो इससे पहले कि ज़ुआंगजी कुछ कह पाती, माइदोंग को एक अर्जेंट कॉल आ जाता है और उसे वहाँ से जाना पड़ता है, जिसकी वजह से वो बस ज़ुआंगजी को किस करके जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। और अब ज़ुआंगजी के जाने का दिन आ चुका था। वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है क्योंकि वो माइदोंग को ये बता ही नहीं पाई थी कि वो जाने वाली है। ये देखकर मॉम भी उसे बोलती है कि उसे माइदोंग से बात करनी होगी, इसलिए अब ज़ुआंगजी स्टेशन पर अपना सामान लेकर पहुँचती है तो माइदोंग को कॉल करके वहीं पर बुला लेती है। माइदोंग को लगता है कि शायद वो किसी को पिक करने के लिए जा रही है, इसीलिए वो जल्दी से स्टेशन पहुंच जाता है। पर जब वो ज़ुआंगजी को अपने सूटकेस के साथ देखता है तो उसे बहुत ही बड़ा शॉक लगता है। वो सीधे ज़ुआंगजी से यही पूछता है कि उसने उसे ये बात छुपाई क्यों, और अगर उसे जाना ही था तो भला उसने एंगेजमेंट क्यों करी। इस पर ज़ुआंगजी उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो उसे बताना चाहती थी, पर वो उसे इस बार में बात नहीं कर पाई, जिससे कि अब माइदोंग और भी ज़्यादा अपसेट हो जाता है। वो ज़ुआंगजी से पूछता है कि अगर वो जा रही है तो वापस कब आएगी। ज़ुआंगजी उसे कुछ भी जवाब नहीं दे पाती, क्योंकि वो जानती थी कि उसे अपना बिजनेस सेटल करने में 2 साल तो लगने ही वाले थे। जो चीज़ अब माइदोंग भी ज़ुआंगजी को चुप देखकर समझ जाता है, इसलिए वो ज़ुआंगजी से उसकी एंगेजमेंट रिंग मांगकर एंगेजमेंट तोड़ने की बात करता है, पर वो उसे रिंग देने से मना कर देती है। जहाँ इनकी भी छोटी फाइट हो जाती है, जिसमें ज़ुआंगजी माइदोंग की नाक पर गलती से पंच मार देती है और उसकी नाक से खून बहने लग जाता है, जिस वजह से माइदोंग वहाँ से चला जाता है। और ज़ुआंगजी को बहुत ज़्यादा गिल्टी फील हो रहा था, पर तभी उसकी ट्रेन भी आ चुकी थी, इसीलिए उसे माइदोंग को छोड़कर अपना करियर बनाने के लिए शंघाई जाना पड़ता है। इधर माइदोंग सीधा घर जाकर ग्रैंडमा से कहता है कि अब वो ज़ुआंगजी से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ सुनना नहीं चाहता, ना ही अब कोई घर में उसकी बात करेगा। जो सुनकर ग्रैंडमा उसे कहती है कि उसे उस पर ट्रस्ट रखना चाहिए और उसका वेट करना चाहिए, पर वो ग्रैंडमा को जवाब देता है कि वो और ज़ुआंगजी बहुत ही ज़्यादा अलग है। क्या पता ज़ुआंगजी को शंघाई में कोई उससे भी अच्छा लड़का मिल जाए, तो फिर ज़ुआंगजी उससे ही शादी कर लेगी और वो माइदोंग से शादी क्यों करना चाहेगी। जो सुनकर ग्रैंडमा चैन भी उसे कुछ नहीं कह पाती। दूसरी तरफ हम ज़ुआंगजी को देखते हैं, वो अपने साथ माइदोंग का दिया हुआ गिफ्ट लेकर आई हुई थी, क्योंकि वो उसके लिए बहुत ही केयर करती थी और वांग ज़ुआंगजी के डिसीजन को लेकर उसके लिए खुश भी थी, क्योंकि ज़ुआंगजी को अपने आप को प्रूव करने का मौका मिल रहा था कि उसकी डिसेबिलिटी उसकी वीकनेस नहीं बल्कि उसकी स्ट्रेंथ है। अब ऐसे ही काफ़ी दिन बीत जाते हैं और हम 6 महीने बाद का सीन देखते हैं, जहाँ ज़ुआंगजी एक टैक्सी में होती है। वो कहीं पर जा रही थी, तभी उसका ड्राइवर अपना फ़ोन किसी वजह से चेक करने लग जाता है और बीच में उनके सामने एक ट्रक आ जाता है, जिससे उनकी टैक्सी हिट हो जाती है। यहाँ से वो माइदोंग को देखते हैं, जो कि अपने स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल पढ़ा रहा था, पर तभी वहाँ पर एक कवर की हुई डेड बॉडी आती है, जिसका सिर्फ हाथ दिखाई दे रहा था। माइदोंग को उस डेड बॉडी के हाथ में अपनी जैसे एंगेजमेंट रिंग दिखती है तो वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो बॉडी ज़ुआंगजी की है।
यहाँ से फिर हम कुछ टाइम पहले का सीन देखते हैं, जहाँ पर ग्रैंडमा ज़ुआंगजी की मॉम से मिलने के लिए उनके घर पर आई हुई थी। वो उनके लिए वेजिटेबल्स लेकर आई थी, पर असल में वो ज़ुआंगजी की मॉम से उसके बारे में बात करना चाहती थी। जहाँ मॉम खुद ही ग्रैंडमा से माफ़ी मांगती है और बताती है कि ज़ुआंगजी के लेग की कंडीशन की वजह से उन्होंने भी ज़ुआंगजी को कभी कुछ करने से नहीं रोका, पर इस बार ज़ुआंगजी ने माइदोंग के साथ जो भी किया उसके लिए उसे उससे ज़रूर माफ़ी मांगनी चाहिए। इस पर ग्रैंडमा कहती है कि ज़ुआंगजी एक अच्छी लड़की है, इसीलिए वो बस अपना करियर परस्यू करने गई है और वो भी इस चीज़ के लिए उसे सपोर्ट करती है। दूसरी तरफ हम माइदोंग को देखते हैं, जो ज़ुआंगजी के जाने की वजह से उसे हेट नहीं करता था, बल्कि वो उसे अकेला छोड़ना नहीं चाहता था। इसीलिए वो उसे नाराज़ हो गया था जब वो जा रही थी, यानी कि अब बस ज़ुआंगजी को माइदोंग को थोड़ा सा मनाना था और वो वापस से माइदोंग के साथ आ सकती थी। जो सब बातें न्याओ भी वहाँ पर बैठकर सुन लेती है और जब उसे पता चलता है कि सभी लोग ज़ुआंगजी की साइड है तो वो उसे मैसेज करके बता देती है कि वो माइदोंग को अब भी मना सकती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज़ुआंगजी ने अपना बिजनेस स्टैब्लिश कर लिया था। वो धीरे धीरे अपने बिजनेस के लिए एम्प्लॉयज़ इकट्ठा कर रही थी। जहाँ हम ये भी जान पाते हैं कि वांग ने भी शू के साथ शादी कर ली होती है और दोनों एक नए घर में शिफ्ट हो रहे थे, यानी कि वांग और ज़ुआंगजी अब अलग होने वाले थे, जिसकी वजह से वो थोड़ी अपसेट भी होती है क्योंकि अब उसके पास माइदोंग भी नहीं था और ना ही वो वापस से अपने टाउन भी जा सकती थी। जिस पर शो से टाउन में स्टैब्लिश होने वाले एक मेडिकल टूरिज्म जोन के बारे में बताता है। असल में ये जोन ज़ुआंगजी के बिजनेस से ही रिलेटेड था, जिस वजह से ज़ुआंगजी को टाउन जाने का मौका भी मिल जाता है और माइदोंग को मनाने का भी। इस बार उसने उसके लिए कुछ सोच रखा था कि वो किसी भी तरीके से उसे अपने हाथों से नहीं जाने देगी और उसे फिर से पहले जैसे मना लेगी। दूसरी तरफ हम माइदोंग को देखते हैं, जो कि अपने ऑफिस में होता है, तो वहाँ पर यान उससे मिलने के लिए आता है। वो उससे कुछ इंपॉर्टेंट बात करना चाहता था, पर माइदोंग उससे बात करने से पहले ही ज़रूर क्लियर कर देता है कि वो अपनी किसी भी बात में ज़ुआंगजी को मेंशन ना करे। तो यान उसे अपने बारे में बताता है कि वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज है अपने जेंडर को लेकर, क्योंकि उसे ही अपने कॉलेज की एक लड़की को डेट किया था और उसे पता चला कि वो लड़कियों को डेट नहीं कर सकता, वो बाकी सबसे अलग है। जो सुनकर माइदोंग खुद ही ज़ुआंगजी को बीच में ले आता है और यान से पूछता है कि क्या उसकी सिस्टर को इस बारे में पता है, क्योंकि वही उसे ठीक से समझ सकती है और उसकी मदद कर सकती है। और इस मोमेंट पर उसे अपनी फैमिली की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी। यान उसे कहने लग जाता है कि अगर वो ज़ुआंगजी को इतना ही मिस करता है तो उसे इग्नोर करने का नाटक क्यों कर रहा है और उसे अब ज़ुआंगजी की अपॉलॉजी एक्सेप्ट करके उसे माफ़ कर देना चाहिए। ये सुनते ही माइदोंग वहाँ से उठकर भाग जाता है, क्योंकि वो इतने दिनों से न्याओ और यान की बातें सुने जा रहा था और ये लोग उसे ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रहे थे ताकि वो ज़ुआंगजी को माफ़ कर दे। अगले दिन हम देखते हैं कि माइदोंग यान को स्टेशन छोड़ने के लिए जाता है, क्योंकि वो वापस से अपने कॉलेज जा रहा था। पर स्टेशन पर ही उसे ज़ुआंगजी मिल जाती है, जो कि टाउन आ चुकी थी। असल में ये प्लान यान और ज़ुआंगजी का था ताकि वो माइदोंग से किसी तरीके से मिल सके। अब ज़ुआंगजी यहाँ पर माइदोंग के साथ ज़बरदस्ती कार में बैठ जाती है और उसके पैर पर हाथ रखकर उसे पूछने लग जाती है कि क्या उसे ज़ुआंगजी को मिस नहीं किया, जिस पर वो उसे कोई भी जवाब नहीं देता क्योंकि वो उसे नाराज़ था। इसके बदले में वो अपने असिस्टेंट को कॉल लगाकर ये पूछने लग जाता है कि अगर कोई उसे उसकी कार में हैरेस कर रहा हो तो उसे उसकी कंप्लेंट कहाँ पर करनी चाहिए। जो सुनकर ज़ुआंगजी उसके पैरों से हाथ हटा लेती है और उसे अब बताती है कि वो असल में अपने एक बिज़नेस प्रपोजल लेकर टाउन में आई है और अगर उसका बिज़नेस सेट हो गया तो वो उसके साथ ही हमेशा यहाँ पर रहेगी। जिस बात का माइदोंग कोई भी जवाब नहीं देता, पर हम जान पाते हैं कि असल में तो माइदोंग नहीं है जो कि बॉस से मिलकर मेडिकल टूरिज्म की बात टाउन के मेयर से की थी ताकि किसी तरीके से ज़ुआंगजी को यहाँ पर आने का चांस मिल सके, पर यह बात वो सीक्रेट रख देता है। जिसके बाद वो कार से उतरकर अपने ऑफिस चला जाता है और ज़ुआंगजी उसे चिल्लाकर कहने लग जाती है कि वो उसका बाहर तब तक वेट करेगी जब तक वो फ्री नहीं हो जाता। जिसकी थोड़ी देर बाद ज़ुआंगजी अपने घर पर चली जाती है। वो वहाँ अपनी मॉम और न्याओ से हेल्प मांगती है कि वो किस तरीके से माइदोंग को मनाए, जहाँ पर उसकी हेल्प करने के बजाय ये दोनों उसे बताने लग जाते हैं कि शायद माइदोंग तो अब उसे भूल चुका है, क्योंकि अब तो वो उसके दिए हुए आउटफिट्स भी नहीं पहनता। पर असल में ये सब उन दोनों का प्लान था ताकि वो ज़ुआंगजी से अच्छी मेहनत करवा सके, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो रही थी कि वो माइदोंग को मना लेगी। आगे हम देखते हैं कि रात को भी सोने से पहले ज़ुआंगजी वांग से कहती है कि वो उन दोनों की एक फ़ोटो वीचैट पर अपलोड करें ताकि उसे देखकर माइदोंग उसे रिप्लाई करे। ये बोलकर वो सो जाती है। अब अगले दिन जब उसकी आंख खुलती है तो सबसे पहले वो टाउन में होने वाली मीटिंग का मैसेज पढ़ती है, जिसमें ज़ुआंगजी को अपना बिजनेस प्रपोजल देना था और दूसरा मैसेज ये था कि माइदोंग ने उसकी फ़ोटो देख ली थी पर कोई भी रिप्लाई नहीं दिया था। जिसके बाद ज़ुआंगजी यहाँ माइदोंग की अपलोड की हुई फ़ोटो को देखती है। वो समझ जाती है कि ज़रूर अब वो उसे ब्रेकअप करना चाहता है और उसने सच में मूव ऑन कर लिया है। इसलिए वो सीधा माइदोंग के घर पर चली जाती है उससे बात करने के लिए, जहाँ पर वो नहा रहा था। ज़ुआंगजी उसके बाथरूम में घुसकर उसे पूछने लग जाती है कि उसके साथ ये सब भला वो क्यों कर रहा है, क्या सच में उसने मूव ऑन कर लिया है।
तो माइदोंग उसे समझाता है कि वो जुआंग जी का कोई क्लाइंट नहीं है, जिसे जुआंग जी को एक टास्क की तरह मनाना पड़ रहा है। वो उसका लवर है, तो उसे समझना होगा कि उसे रिलेशनशिप में सिंसियर कैसा होना है, क्योंकि वो हमेशा उसे इस तरीके से छोड़कर नहीं जा सकती थी। ये सुनकर जुआंग जी को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है, जिसके बाद वो माइदोंग से कहती है कि वो सच में उसे पसंद करती है और वो उसे छोड़कर नहीं जाना चाहती, उसे शादी करना चाहती है। पर उस वक्त माइदोंग उसे वहाँ से चले जाने के लिए कहता है, जिसकी वजह से जुआंग जी बाहर आकर वांग को कॉल लगाती है और बहुत ज़्यादा दुखी होती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद अब माइदोंग उसकी लाइफ से चला गया है। पर उसे अपनी मीटिंग में भी जाना था, तो वांग जुआंग जी को थोड़ा सा मोटिवेट करती है और कहती है कि वो जिस तरीके से शंघाई में स्ट्रांग थी, उसे यहाँ पर भी इसी तरीके से स्ट्रांग रहना चाहिए। वो ज़रूर उसे मना लेगी, क्योंकि माइदोंग ज़्यादा दिनों तक उसे इग्नोर नहीं कर सकता था। असल में भी यही सच था, क्योंकि माइदोंग तो जुआंग जी के आने का वेट कर रहा था और उसने तो अपना फ्लैट भी उसकी पसंद के हिसाब से अरेंज कर दिया था, जो देखकर वो याद करने लग जाता है कि जुआंग जी ने उसे बताया था कि उसे किस तरीके का घर चाहिए। फिर हम देखते हैं कि जुआंग जी टाउन की मीटिंग में जाती हैं, जहाँ पर मेयर और बाकी इंपॉर्टेंट लोग भी इकट्ठा हुए थे। जुआंग जी उन्हें अपने बिजनेस प्लान के बारे में बताती हैं, पर वो लोग उसकी बातों को ठीक से समझ नहीं पा रहे थे और उन्हें थोड़े से डाउट्स भी थे, क्योंकि ऐसे प्रॉमिस पहले भी बहुत कंपनीज कर चुकी थी। पर जुआंग जी यहाँ पर उनसे अपनी कुछ पर्सनल थॉट्स भी शेयर करती है और बताती है कि वो हमेशा से बस खुद को प्रूव करने के लिए ही सब कुछ करती आ रही है, पर इस बार वो अपने टाउन के लिए दिल से कुछ करना चाहती है, ताकि वो अपने टाउन से और अपने लव्ड वन से कनेक्टेड रह सके, जो सब कुछ उसने माइदोंग से सीखा था। ये सुनकर लोग उसे कन्विंस हो जाते हैं, क्योंकि जुआंग जी उनके टाउन की मेंबर थी और वो अपने घर की तरह ही उनकी हेल्प करना चाहती थी। जो सब चीज़ें माइदोंग भी चुपके से बाहर खड़ा होकर सुन लेता है और अब जुआंग जी वापस से शंघाई जा रही होती है, तो वो उसे ड्रॉप करने के लिए चाहता है। उसने अब जुआंग जी को माफ़ भी कर दिया था, जहाँ वो उसे कहता है कि वो एक बहुत ही अच्छी और इंडिपेंडेंट लड़की है, तो उसे शंघाई जाकर अपने फ्यूचर बनाना चाहिए और टेंशन नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि माइदोंग उसके ड्रीम्स और सिंसेरिटी को समझने वाला था। वो जानता था कि वो कोई भी गलत डिसीजन प्रेशर में आकर नहीं लेगी। जिसके बाद जुआंग जी भी उसे हक करती है और ट्रेन के लिए निकल जाती है। अब हम देखते हैं कि वो दोनों बहुत ही अच्छे से अपने लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को हैंडल करते हैं और रोज़ बातें करते हैं, ताकि वो लोग एक दूसरे से क्लोज रह सके। जिसके बाद एक दिन माइदोंग जुआंग जी को सरप्राइज देने के लिए शंघाई आ जाता है, क्योंकि वहाँ पर उसे एक वर्कशॉप भी अटेंड करनी थी। पर जब वो वहाँ पर पहुँचता है, तो हम वही सीन देख पाते हैं जब माइदोंग वर्कशॉप में एक लड़की की लाश देखता है, जहाँ वो सोचने लग जाता है कि कहीं वो जुआंग जी तो नहीं है। उसे यहाँ पर उसके साथ बिताए हुए सारे मोमेंट्स याद आने लग जाते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ था, पर जैसे ही वो उस बॉडी पर लगा हुआ टैग पड़ता है, तो वो असल में किसी और लड़की की बॉडी थी। लेकिन माइदोंग अब बहुत ही ज़्यादा डर चुका था। वो अपनी वर्कशॉप छोड़कर जुआंग जी से मिलने के लिए भाग जाता है। दूसरी तरफ जुआंग जी भी अपनी टैक्सी में बैठकर ऑफिस जा रही थी। तभी उसकी टैक्सी का एक्सीडेंट ट्रक से होने वाला था, पर वो लोग किसी तरीके से बच जाते हैं। अब वो भी बहुत ही ज़्यादा डर चुकी थी, जिस वजह से वो भी अपने ड्राइवर को कहकर सीधा स्टेशन चलने के लिए कहती है, क्योंकि वो उसी वक्त माइदोंग के पास जाना चाहती थी। वो अब जल्दी से माइदोंग को कॉल करती है और कहती है कि वो टाउन वापस आ रही है, पर वो उसे स्टेशन पर ही रुकने के लिए कहता है और बताता है कि वो शंघाई में आ चुका है। वो अब जल्दी से स्टेशन पर मिलकर एक दूसरे को हक करके रोने लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें समझ में आ जाता है कि उनके लिए लाइफ में एक साथ रहकर एक दूसरे को सपोर्ट करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। वो एक दूसरे को खोना नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि वो कभी भी किसी वजह से अलग हो सकते थे। इससे अच्छा ये था कि वो हर एक सेकंड एक दूसरे के साथ बिताएं। यहाँ पर अब जुआंग जी माइदोंग से प्रॉमिस करती है कि वो हमेशा उसके साथ ही रहेगी, जहाँ पर भी वो जाएगा वो उसके साथ ही जाएगी। और दोनों इमोशनल होकर एक दूसरे को हक करते हैं और वापस से रीयूनाइट हो जाते हैं, जहाँ हम आखिर में देखते हैं कि अब इन सभी की लाइफ ट्रैक पर आ चुकी थी। जुआंग जी भी अब टाउन में शिफ्ट हो चुकी थी और वो माइदोंग के साथ होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा खुश थी। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये ड्रामा यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।